जय हिंद दोस्तों। AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, आदित्य धर की धुरंधर फिल्म और उसका जो दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो रिलीज़ हो गया है और वो काफ़ी धूम मचा रहा है। पता नहीं, शायद मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ कि सारे शोज़ फुल हो रहे हैं, आधी आधी रात में शोज़ चालू हो रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग शोज़ ख़त्म हो रहे हैं, और जब शोज़ ख़त्म हो रहे हैं तो तुरंत दूसरे नए शोज़ वहाँ पर चालू किए जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग सिचुएशन है और सुनने में और इसमें मज़ा आता है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो हम सबको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप में से सारे इसमें सहमत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 2, 3, 4 बार देखने की मंशा रखते होंगे। वैसे दोस्तों, मैं फिल्म्स को रिव्यू नहीं करता, क्योंकि ये रिव्यू करने का काम दूसरों का ज़्यादा अच्छा है और मैं उनको और उनके जो व्यवसाय है उसमें दखल नहीं देना चाहता। लेकिन ये मेरा जो धुरंधर के बारे में जो बात करने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि ये एक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म से बहुत कुछ आगे है। मैंने कुछ समय पहले एक और फिल्म के बारे में ऐसे ही कुछ कहा था, छावा फिल्म के बारे में, जिसकी लिंक मैं आपको एक और बार फिर से यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वो मेरा रिव्यू था, वो रिव्यू नहीं था एक्चुअल में। मैंने छावा फिल्म के बारे में बात की थी और वैसे ही आज मैं धुरंधर के बारे में भी बात करूँगा। मुझे इसकी कहानी, इसके जो सस्पेंस और ये सब है वो मुझे आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करने हैं और मैं नहीं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धुरंधर का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था उसने काफ़ी धूम मचाई हुई है और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इसकी जो कमाई है वो रिकॉर्ड तोड़ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये हमारे बॉलीवुड की फिल्म हॉलीवुड में भी काफ़ी धमाल मचा रही है और काफ़ी कमाई कर रही है। गोरे अमेरिकन गोरों को हमारी इस फिल्म में दिलचस्पी आने लगी है और काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे भी इस फिल्म को देख रहे हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में और दूसरे सारे देशों में। तो ये जो फिल्म है ये काफ़ी ज़बरदस्त बनाई है और आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी है। ये करीब करीब 8 घंटे की फिल्म बनने जा रही है, 7.5 से 8 घंटे की फिल्म बनने जा रही है। दोस्तों, ये जो फिल्म है इसके बारे में इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये फिल्म देखने जाएं और हाउसफुल आपको थिएटर में। मैं आज जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब करीब करीब 1 हफ्ता हो गया है ये फिल्म को रिलीज़ हो गए, 1 हफ्ते से ज़्यादा, लेकिन आज भी टिकट मिलना थोड़ा सा अब इजी हुआ है, लेकिन आसान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अच्छी फिल्म बनते ही उसके विरोध में या उसके अगेंस्ट में लोग आ जाते हैं। हमारे देश में बोलने की आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है और दुनिया भर में, यहाँ तक कि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी आज़ादी लोगों के पास नहीं है जितनी आज़ादी हमारे देश के लोगों के पास है। उसमें भी खास करके जो हमारे लीडर्स हैं, जो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा है। अब प्रोपेगेंडा फिल्म क्या होता है? जो कोई सरकार है वो अपने मकसद को, अपना जो ध्येय है उसे आगे बढ़ाने के लिए जो कोई कदम वो सरकार उठाती है उसे हम प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। इस फिल्म में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप उसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहे, क्योंकि सारी जो घटनाएं हैं पिछले या इतिहास में ये घटी हुई घटनाएं हैं। जैसे ये फिल्म बता रही है कि कंधार हाईजैक हुआ था
हुआ था। फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ था। मुंबई पर हमला हुआ था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो असल में हुई हैं, और इस सारी घटनाओं को अगर कोई एक फिल्म बनाकर अगर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? वैसे सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और लोग अपनी बात रखते हैं, और इस मामले में भी लोगों के पास ये अधिकार है कि ये इसे कुछ भी बुलाए। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर जो इसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव स्टाइल्स में, और बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनल हेल्प से स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सब करने के बाद एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। तो जब वो अपनी बात रखते हैं तो वो भी एक प्रोपेगेंडा है। फिल्म है, वो भी एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि फिल्म बनाने वाला जो भी उसका प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो अपना विचार कहता है। फिल्म की शुरुआत में ही कहा गया है कि भाई ये एक काल्पनिक मूवी है और इसमें सारे जो पात्र है वो सच्ची घटनाओं से, इसके ऊपर से इन्होंने आइडियाज़ लिए हैं, मोटिवेशन लिया है। मैं समझता हूँ कि ये फिल्म काफ़ी फोकस्ड फिल्म है, और ये फिल्म ने जो वो कहना चाहती है वो ये है, एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तानी है ये सारे षड्यंत्र करती है। इनकी लड़ाई इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वहाँ की सरकार और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएसआई हुआ, उसके साथ है। ये फिल्म उस हिसाब से अपने जो मकसद है, अपना जो फोकस है, उससे शुरुआत से लेके अंत तक कहीं पर भी भटकती नहीं है। दोस्तों, इस मामले में मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी इन्होंने लिखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी इन्होंने किया, इसको हैट्स ऑफ है। जो जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन दिया है, जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि इस फिल्म की जो जान है वो है स्क्रिप्ट। उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली पूरी टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया है। पूरे जो इवेंट्स हैं उनको इस तरह से बताया है, और सारे जो डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट किए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जैसे कि जो कंधार का हाईजैक हुआ था, उसमें जो अजय सन्याल जो है, जो एक्चुअल में अजीत दोभाल की एक कॉपी है, वो जिस तरह से इसको प्लान करते हैं, वो सब से लेके जो अननोन गनमैन आजकल जो चल रहा है पाकिस्तान में, कोई भी ये अचानक से कोई आता है और उन आतंकियों को ठोक के जाता है जिसने भारत में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ की है। ऐसे लगता है कि सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित है। उसकी जो टाइमलाइन है, उसके अंदर जो जिस तरह से स्टोरी को ढाला गया है, वो सिर्फ काबिल तारीफ नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई फिल्म बनाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो कंधार हाईजैक हुआ था 1999 में, उस वक्त बीजेपी की सरकार सत्ता में थी, और ये सरकार में जो हमारे मंत्री थे जो फिल्म में दिखाए गए हैं, वो असल में कंधार गए थे, जिनका नाम है जसवंत सिंह, और सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। और ये जो लम्हा थे, ये जो पल थे, ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग थे, काफ़ी शर्मनाक स्थिति में थे। जो भाजपा के विरोधी हैं और जो मोदी के विरोधी हैं, मोदी सरकार के विरोधी है, वो एक बात कह रहे हैं कि ये फिल्म को बीजेपी ने बनाई है और बीजेपी ने इसको रिलीज़ किया है और इसके पैसे बीजेपी ने दिए हैं।
पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ पैसे लेती हैं, पैसे देती नहीं हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, अगर इन्हें ऐसे लगता है कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो वो भी अपनी एक फिल्म बना के रिलीज़ कर सकते हैं और वो वैसे ही कुछ नाम दे के रिलीज़ कर दें और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स एक्टर्स वगैरह लेके वो भी एक फिल्म बना के। दोस्तों, ऐसे मूर्ख जो हैं वो सिर्फ भारत में नहीं हैं, वो पाकिस्तान में भी। आजकल एक वीडियो क्लिप चल रही है, आप लोग सभी ने देखी होगी। कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं इसलिए मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एक वीडियो काफ़ी प्रचलित है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वहाँ की जो पुलिस है वो रास्ते के ऊपर जो गरीब हैं, भिखारी हैं, जो मज़दूर हैं, काफ़ी लो स्ट्राटा के जो वहाँ की सोसाइटी के जो लोग हैं उसे उठाती है, उसको अरेस्ट करके पकड़ के लेके जाके उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रही है। वो हमजा मज़ारी को ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं पर से कोई सीक्रेट एजेंट उनके हाथ लग जाए। दोस्तों, फिल्म में एक जगह पर, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पर, लेकिन एक जगह पे बताया गया है कि आईएसआई का जो चीफ है वो फंसा हुआ है, वो सीक्रेट्स बेच रहा है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो हैं वो बेच रहा है इजराइल को। ऐसा एक वाकया दिखाया है। तो क्या पाकिस्तान की जो सरकार है वो ये बड़े ऑफिशियल्स के ऊपर हाथ डालेगी और उन्हें अरेस्ट करेगी? नहीं करेगी। ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। और मैंने कहा ना कि ऐसे मूर्ख जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और पूरा हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जो उनकी जो मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस और वगैरह सब जो है, वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि अब इंडियन एजेंट्स को ढूंढ लेते हैं। तो ये फिल्म के सालों पहले की कहानियां बता रही है, इंसिडेंट्स बता रही है। तो आज भी क्या हमारा हमजा वहां पर बैठा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये एक एपिक फिल्म है। इसने फिक्शन और रियलिटी के बीच में की जो लाइन है उसको ब्लर कर दिया, उसे इस हद तक धुंधला कर दिया है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। और इसीलिए हैट्स ऑफ टू आदित्य धर। बहुत ही बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया डायरेक्शन और सबसे ज़बरदस्त उसकी कहानी और उसकी स्क्रिप्ट, जो बहुत ही होशियारी से एक्चुअल टाइमलाइन के साथ जोड़ी गई है। दोस्तों, थोड़ी सी फिल्म की बात करते हैं। जैसे उसमें रहमान बलोच है, रहमान डकैत, फिर है अपने उज़ैर बलोच, फिर है चौधरी असलम खान। ये सारे कैरेक्टर्स के साथ एक घोस्ट कैरेक्टर है, भूतिया कैरेक्टर है, और वो है हमजा मज़ारी। वो उस कैरेक्टर के साथ इस तरह से जोड़ा गया है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स थे और ये हमजा का जो कैरेक्टर है इतने घुल मिल जाते हैं कि बहुत मुश्किल है कि आप उसको अलग कर पाओ, सिवा के जो होशियारी से इसे मिलाया गया है। अगर आप असल कहानी जानते हैं तो असल में इसी तरह से सब हुआ था। जिस तरह से रहमान बलोच को मारा, जिस तरह से उज़ैर को जेल में डलवाया गया, एजेंट बता के बाहर उसको सड़ाया गया, जैसे दाऊद को दिखाया गया, तो ये सभी जो चीज़ें हैं बताई गई हैं, उसमें एक ही घोस्ट कैरेक्टर है और वो है हमजा अली मज़ारी। असल में वो कैरेक्टर वहाँ पर था या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये घोस्ट कैरेक्टर है और इसी की वजह से ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है आदित्य धर ने। दोस्तों, पूरी कहानी में कंधार हाईजैक है, रहमान डकैत है, उज़ैर बलोच है, दाऊद इब्राहिम है, फिर मुंबई अटैक है, डीमोनेटाइजेशन है, अतीक अहमद या जो था वो गुंडा उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में है, और
सबसे बड़ी बात तो खनानी ब्रदर्स बीच है इसमें है, जिसमें असल में उसने सुसाइड किया था। इस फिल्म में कुछ अलग से बताया, जिसमें फिर से वो घोस्ट कैरेक्टर हमजा अली मज़ारी वहाँ पर है। काफ़ी पसंद आई फिल्म। जब देख रहे थे पूरे थिएटर में हल्ला मचा हुआ था। उसमें भी एक सीन में तो काफ़ी हल्ला मचा था, जो ज़हूर मिस्त्री का जो सीन था, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू एक डरपोक कौम है। और बाद में जब उसका जो हशर करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्या करते हैं, लेकिन उसका जो हशर करते हैं फिल्म के मुख्य किरदार हमजा अली मज़ारी, वो देखने लायक है। और उस वक्त थिएटर में काफ़ी हल्ला मचा था, सीटियां बजी थी, पता नहीं लोग अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गए थे। बात यह है कि क्या हिंदू असल में डरपोक है? ये सवाल जो है ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो शायद आपके सामने से हमेशा गुजरी है, लेकिन इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है। मैं मानता नहीं हूं कि हिंदू डरपोक कौम है। सबसे पहला उसके लिए मेरा एग्जाम्पल ये है कि हिंदू हमेशा से अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से रहता था और खुश था, खुशहाल था, उसने तरक्की भी की थी हर तरीके से। इस तरह का कभी कोई इमेजिनेशन ही नहीं था उसका कि कोई बाहर से उसके ऊपर आक्रांता आएंगे, उसे लूटेंगे, उसे इतना प्रताड़ित करेंगे, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी, रेप और उनको उठा के ले जाएंगे। ये सब जो हुआ था ये हिंदू ने कभी नहीं सोचा था। बटा हुआ था, खुश था। हमारे जितने राजा थे वो सब अलग अलग राज्य में थे। हम आज यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ था, कभी कोई एक नहीं हुए। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इस्लाम का जो आक्रमण हमारे ऊपर हुआ उसके पहले हमें जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि हम एक हो जाएं। वैसे बहुत से राजाओं ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बहुत बड़ा किया। अशोक थे, दक्षिण में 14 साम्राज्य था, उसने तो बहुत दूर तक हिंदू संस्कृति को फैलाया। दोस्तों, जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर और हमें मारा गया, काटा गया और हमारे ऊपर शासन किया गया, और असल में जो चोट हमें पहुंचाई वो खिलजी ने पहुंचाई जब उसने हमारी जो नालंदा में हमारा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, उसको जला दिया, जिसकी आग कुछ लोग कहते हैं 3 महीने तक चली, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने तक चली। उसमें लाखों ऐसे ग्रंथ थे जिसके अंदर नॉलेज था, जिसके अंदर रिसर्च था, जिसमें जो विद्वान थे उन्होंने बहुत कुछ अपने थीसिस लिखे थे, वो सब जल गए। पता नहीं कितना नॉलेज हम लोग ने गवा दिया, कितने साल का, कितनी सदियों पुराना हमारा जो ज्ञान था वो इस कमीने ने जला दिया। तब इन मुगलों के साथ मराठाओं ने सबसे पहले बड़ा युद्ध किया और दिल्ली में उसकी सत्ता को सीमित कर दिया था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो मराठा साम्राज्य पूरे भारतवर्ष के ऊपर शासन करता होता। मैं उनको आतंकी इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने असल में आतंक फैलाया था। पता नहीं, इनको तो ये ऐसे लग रहा था कि ये तो गार्डन है, यहाँ पर आप जाके घूम के आओ, लूट के आओ, जो उनकी औरतें हैं उनको उठा के ले आओ और कन्वर्ट करो। सबसे बड़ा उनका हथियार जो था वो ये था, मार कर, डरा कर, धमका कर, गाय का मांस खिलाकर, बहुत सब ऐसी खानदान को ख़त्म कर देने की धमकियां देकर, सब कुछ करके मुसलमान बनाया गया। इस ज़हूर मिस्त्री ने जो कहा कि हिंदू डरपोक कौम है, डरपोक नहीं है। 1947 में हम एक हुए। जितने सारे छोटे छोटे राज्य एक ज़माने में हुआ करते थे, मुस्लिम आक्रांताओं के समय पर और ब्रिटिश राज के समय पर, वो सब एक हुए। जो हम कहते हैं ना कि हम कभी एक होके लड़े नहीं उन मुस्लिम आक्रांताओं के साथ, तो अब हम एक हुए। जितने राज्य थे, किसी की भाषा अलग थी, किसी की जो उनकी रहनी कहनी थी वो अलग थी,
उनका जो सिस्टम था, सांस्कृतिक जो कुछ बातें थी वो अलग थी, वो सब विविधता थी वो एक हो गई, वो एक भारतवर्ष बना। भारत को एक होने में 80 साल लग गए हैं, अब जाके भारत एक हुआ है। असल में शुरुआत तो 2014 में हुई थी, लेकिन अब जाके एक हुआ है भारत। जो एकता होनी चाहिए थी, जो रजवाड़े थे वो तो निकल गए, लेकिन प्रजा जो थी उसमें अभी भी कहीं पर कुछ न कुछ बाकी था। आज भी कुछ बाकी है, और वो है भाषा, जाति, कास्ट, वो सब है अभी थोड़ा, वो धीरे धीरे ब्लर होगा और तब जाके भारत एक देश बनेगा। अभी भी देश नहीं बना है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक राज्य का रहने वाला है, वो दूसरे राज्य के लोग को कभी कुछ ताने मार देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो अभी भी वो लाइन है जो सदियों पहले की थी, जिसे 1947 में, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इस भारत के सारे रजवाड़े जो थे उनको एक किया। राजा तो चले गए, लेकिन प्रजा में अभी भी कहीं पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बार कहा था कि हम अगले 1000 साल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और ये उनकी बात बिल्कुल सच है। डिफरेंस की जो लाइंस हैं, जैसे भाषा की, वो जैसे जैसे ब्लर होगी वैसे वैसे हम एक राष्ट्र बनेंगे, और जब वो एक राष्ट्र बनेंगे तो उसकी जो उम्र है वो बहुत लंबी होने वाली। बहुत लोग कहते हैं गजवाए हिंद होगा, ये होगा, वो होगा। उस वक्त तक इस्लाम टिका रहना चाहिए, जीवित भी रहना चाहिए, क्योंकि गजवाए हिंद करते करते कहीं उनका कुछ और न हो जाए। हिंदू डरपोक नहीं है, कभी नहीं था। ईरान में कुछ दशकों में पूरा जो एक पर्शियन कंट्री था, देश था, वो पूरा एक इस्लामिक देश बन गया। और भारत जो कई सदियों से इस्लामिक और कैथोलिक आतंकवाद से लड़ रहा है, जो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। अब लड़के तो नहीं हो पा रहा है उन लोगों से, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो हैं वो मिसलीड करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, पैसे की लालच देते हैं, एक अंधश्रद्धा का माहौल खड़ा करते हैं। जो चर्च में फादर लोग कहते थे कि हिंदू जो हैं वो अंधश्रद्धा से भरे पड़े हैं, वो आज वही चीज कर रहे हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। तो ये जो लड़ाई है, ये हिंदू ने लड़ी है। हिंदू कभी भी कमजोर नहीं था, और आज भी हम हमारे पूर्वजों के ऊपर हमें गर्व है कि उन्होंने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी। और यही वजह है कि आज हिंदू और हमारा जो हिंदुस्तान और हमारा जो सनातन, जो उसकी आत्मा है, वो बरकरार है। दोस्तों, इस्लामिक आक्रांता जो हुआ करते थे, तो उनकी टीम में एक हिस्टोरियन हुआ करता था, वो राइटर हुआ करता, वो सारी घटनाएं वो लिखता था। अगर कोई आक्रांता अपने देश से निकल के हिंदुस्तान आ रहा है, तो वो सारी बातें लिखता था। उसमें से 90% बातें वो उस राजा को, उस आक्रांता को खुश करने के लिए होती थी, यानी कि झूठी होती थी। यानी कि एक नैरेटिव जो हिस्टोरियंस थे, जिसको हम आज हिस्टोरियंस बोलते हैं, जो असल में राइटर थे, वो अपने राजा की तारीफों के पुल बांधते थे। किसी एक जगह पे, एक छोटे गांव को अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो बोलते लिखा होगा बड़े गांव को कब्जा कर लिया, इतने लोगों को मार दिया। 200-400 लोगों को मारा होगा तो बोल देंगे कि 2-4 हजार, 20-30 हजार लोगों को मार दिया। तो ये जो था, ये एक नैरेटिव हमें ये इन्होंने बनाया। तो जब वो भारत आते थे, उसके बीच में ये सारे हिस्टोरियंस जो थे, ये अपनी कहानियां लिखते थे। कितनी सही थी, कितनी गलत थी, ये आप अंदाजा लगाइए। राजा इस्लामिक है, मुसलमान है, और वो चाहता है
कि उसकी अच्छाई की जाए, उसके गुणगान गाए जाए। अगर कोई सही कुछ बात लिख भी दी तो सर तन से जुदा। तो आप समझ लीजिए कि वो जो राइटर था, जिसको हम आज हिस्टोरियन बोलते हैं, वो क्या लिखता होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि ऐसा कोई राइटर या हिस्टोरियन हिंदू राजा के पास नहीं हुआ करता। अगर होता भी था तो उसे मार दिया जाता था, युद्ध में खत्म कर दिया जाता था, और उसने जो भी कुछ लिखा है उसे जला दिया जाता था। हम युद्ध भी कायदे से लड़ते थे, उसके भी रूल्स होते थे, और हम वो रूल्स को भी फॉलो करते थे। जो ये आक्रांता किसी नियम का कोई पालन नहीं करते थे, उन्हें तो एक ही मतलब था, किसी भी हालत में जीत, लूट, औरतों को खराब करो, उन्हें उठा के गुलाम बनाकर ले जाओ, बेचो और अय्याशी करो, और यहाँ की जमीनों पर जो लोग रहते हैं उसे कन्वर्ट, बस यही काम था उन्हें। अब इसमें ऐसे में भारत का जो नैरेटिव, हिंदुओं का जो नैरेटिव था, वो काफी हद तक वीक हो गया। उसमें भी आजादी के बाद ये जो सरकारें आई हमारे, कंटिन्यूअसली 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। अब ये तो फैक्ट है, वो हमें हिंदुओं का क्या इतिहास सिखाएं, जो पहले ही समझते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है। तो ऐसे में हमें ये बताया गया कि हिंदुओं ने सिर्फ युद्ध हारे। इतिहास में हमने, मैंने, आपने, सबने, हमारे बच्चों ने यही सीखा कि हिंदू जो थे, राजा थे, वो युद्ध हारते थे। पृथ्वीराज चौहान और ऐसे कुछ जो राजा थे, उनके बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ बता दिया जाता था कि ये राजा यहाँ पर जीता और यहाँ पर हार गया। हारने वाली बात को हाईलाइट की गई, और उसके बाद हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी आए। रही सही जो कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल दो। हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बात, लेकिन उस वक्त क्रेज चल पड़े थे बापू। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर मुसलमान तुम्हें मारने आ जाए तो मर जाओ। ऐसा कोई नेता कैसे हो सकता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करने की जगह पे वो कहे कि अब मर जाओ? तो भाई फिर हिंदुओं को तो बचाने वाले फिर 2014 में ही आए। क्या कर सकते हैं, राह देखनी पड़ी। दोस्तों, यहीं पर इस धुरंधर फिल्म ने एंट्री ली, ऐसे माहौल में, जिसने हमें बताया कि इस देश को बचाने के लिए, एक रखने के लिए, इसकी रक्षा के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुमनाम जिंदगी जीते हैं और गुमनामी में ही कभी कभी मर जाते हैं। ऐसे लोग जो पूरी जिंदगी उस दुश्मन मुल्क में रहकर वहाँ की जासूसी करते थे, और हमारे देश के लिए जो एक बहुत ही जटिल और रिस्की, मैं बोलूँगा, काम करते थे। और ऐसे ही लोगों की वजह से हम रात में आराम से सोते हैं। दोस्तों, हमज़ा जैसा जो कैरेक्टर हमने देखा, वो जो था, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स जो फिल्म में तो ठीक है बताया कि वो वापस उसे वहाँ से रेस्क्यू किया गया, लेकिन बहुत सारे हमारे जो एजेंट्स हैं उनके नसीब ऐसे नहीं थे, और उनको वहीं पर अपनी जान देनी पड़ी। एक भारतीय होने के नाते हमें उस हमज़ा के ऊपर गर्व है। उस हमज़ा जैसे बहुत सारे हमारे जो एजेंट्स हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, हमारे देश के जो हमारे इंटरेस्ट है उसको बचाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं, उस पर हमें नाज है, उस पर हमें गर्व है। हमज़ा को हम जो एक फिक्शस कैरेक्टर है, हमज़ा जैसे लोगों के ऊपर हमें गर्व है जो इस देश की सेवा करते हैं, और कभी भी उन्हें इसका कोई इनाम नहीं मिलता है। अगर वो लोग पकड़े भी जाते हैं तो हमारा देश उसे डिसओन करता है। इतने महान लोगों के लिए ये फिल्म एक सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट है। भारत की ये सॉफ्ट पावर, ये पाकिस्तान, अमेरिका
ब्रिटेन और वो सारे देश जो भारत का अच्छा नहीं चाहते हैं, जो दुश्मन समझते हैं, किसी न किसी तरह की जेलसी अपने मन में पाल रखी है, ऐसे लोगों के लिए भारत का ये सॉफ्ट पावर का ज़बरदस्त पंच है। पाकिस्तान जब अपने गरीब लोगों में, अपनी आम जनता में हमजा अली मज़ारी और ऐसे जो कैरेक्टर्स है उसको ढूंढ रहा है, उसे डर लगने लगा है, वो एक फिक्शस फिल्म से, फिक्शस कैरेक्टर से वो डर गया है, पूरा देश हिला हुआ है। यही सॉफ्ट पावर है। बिना किसी बुलेट फायर किए आपने उस सारे देश को आतंकित कर दिया है। दोस्तों, ये फिल्म जो हमारे भूतकाल की सारी घटनाओं को लेकर बनाई गई फिल्म है। हो सकता है आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस चल रहे हो, चलने वाले हो, तैयारी हो रही है या कुछ ऐसा ही, तो ये युद्ध जो है ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।